अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज हमने क्या पढ़ना है? देखें, कल हमने या पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स थी और फोर्स को हमने उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे उसमें डिवाइड किया था, एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट में। और उसके बाद फिर हमने ये जो टॉपिक था सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, इसको स्टार्ट किया था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने पढ़ा कि ये एक वो नुक्ता होता है, पॉइंट होता है जहाँ पे उसका पूरे का पूरा वेट जो है लगता हुआ फील हो रहा होता है। वो हमने तफसीलन पढ़ा था। ये उसकी डेफिनेशन थी। हमने कहा था कि इसको याद करना है और उसके साथ उसने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी और उन चीज़ों के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो साथ लिखा हुआ था। तो इसको भी याद करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है और इवन के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ये आप ज़रूर इसको याद कर लें। अब आज जो हमने स्टार्ट लेना है वो ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लैमिना। एक प्लेन लैमिना है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं? अब प्लेन लैमिना का मतलब ये होता है कि एक कोई चीज़ है हमारे पास इर्रेगुलर शेप की, कोई भी शक्ल हो सकती है उसकी, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि वो बहुत ही पतली होती है। देखें, ये जो प्लेन का लफ्ज़ है ना, वो मैथ के अंदर भी बड़ी दफ़ा आता है। तो प्लेन हम कहते हैं जैसे पेज सफ़ा एक होता है या दीवार है आपके सामने, तो दीवार की जो सतह आपको आपके सामने फील हो रही होती है उसको प्लेन कहते हैं। तो प्लेन की डेफिनेशन ही यही होती है कि ये बहुत ही बारीक होती है, या ये कह लें कि इसकी हाइट कोई नहीं होती, टू डायमेंशनल फिगर होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली। तो यहाँ पे भी हम एक ऐसी फिगर चीज़ ले रहे हैं जो बहुत ही पतली है और उसका हम जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि जब मोटाई आएगी तो फिर और प्रॉब्लम्स उसमें आ जाती हैं। तो ये देखें ज़रा किस तरह से करना है, बड़ा इजी काम है। सो कहता है फॉर एन इर्रेगुलर शेप्ड, ज़ाहिर है कि उसकी जो शक्ल है वो इर्रेगुलर है, प्रॉपर नहीं है, कोई ख़ास शक्ल नहीं है। जैसे ये ऊपर वाली ये शक्लें हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, तो ये एक रेगुलर शेप्स होती हैं। इर्रेगुलर ये है कि कहीं पे कोई कोना निकला हुआ है, कहीं पे कोई, तो कोई शक्ल हो सकती है जैसे अब यहाँ पे उसने ये बनाया हुआ है, तो ये कोई खास पर्टिकुलर शेप नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह की हो सकती है। फॉर एन इर्रेगुलर शेप्ड प्लेन लैमिना द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी फाउंड। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे? बाय सस्पेंडिंग इट, इसको सस्पेंड कर दें, लटका दें, इट फ्रीली थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स। जैसे दीवार के अंदर कील ठोंक के, ठीक है, आपने कील ठोंका हुआ है और वो निकाल भी सकते हैं पेज के थ्रू, तो उसके साथ जो है ना आपने इसको लटका देना है किसी एक पॉइंट से। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट जी यहाँ पे ले लेना है, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा सुराख करके तो उसको पेज के साथ जो है, दीवार के साथ या वाइट बोर्ड के साथ जो है वो लटका दे। अब लटकाने के बाद क्या होगा कि उस पेज के साथ आपने एक प्लम लाइन जो है वो लटका देनी है। प्लम लाइन जो है ना, ये बेसिकली अगर आपने वो देखे होंगे, मिस्त्री जो काम करते हैं, जो दीवारें बनाते हैं हमारे, कंस्ट्रक्शन जब वो कर रहे होते हैं मिस्त्री, तो उनके पास ये प्लम लाइन होती है, एक धागा होता है और उसके साथ नीचे ना वो वेट जो लटका होता है, और वो उन्होंने जब दीवार बना रहे होते हैं तो इसको बार बार लगा के देखते हैं कि दीवार हमारी बिल्कुल सीधी है या टेढ़ी तो नहीं बन रही। तो उसको सीधा रखने के लिए 90 डिग्री के एंगल पे लेके जाने के लिए दीवार को वो बार बार उसको लगाते हैं और उस तरह। तो ये प्लम लाइन जो है बेसिकली जब उसको लटकाएंगे हम यहाँ पे, तो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट ज़मीन की तरफ जाएगी और हम उसके साथ स्केल रख के या वैसे ही उसके साथ साथ पेंसिल रख के निशान लगा सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमने करना है, यही वो बात हमें यहाँ बताएगा। सो कहता है इज सस्पेंडेड इट फ्रीली थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स, मुख्तलिफ पॉइंटों से। एक दफ़ा एक पॉइंट से सस्पेंड कर दें, एक दफ़ा दूसरे से कर दें, तो 2 3 4 दफ़ा जो है आपने ऐसे करना होता है। ईच टाइम, हर दफ़ा, द ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड, जब भी आप ऑब्जेक्ट को सस्पेंड करेंगे, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन द वर्टिकल लाइन। वो जो प्लम लाइन वाली लाइन आप होगी आपके सामने, आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसी लाइन के ऊपर होता है। तो ये बात कर रहा है, तो जाहिर है उसका फिर हमें फायदा होगा विद द हेल्प ऑफ अ प्लम लाइन। द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब एग्जैक्ट पोजीशन लेनी है तो उसका तरीकाकार ये है कि जब आपने एक दफ़ा लाइन लगा लेंगे और जब दोबारा किसी और पॉइंट से उसको सस्पेंड करेंगे तो जाहिर है एक और लाइन लगेगी। जैसे ये पहली लाइन थी और ये नई लाइन आ गई है, तो ये दोनों लाइनें जहाँ कट करेंगी ना एक दूसरे को, ये देखें ये वाला पॉइंट, वो वाला आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा, सीजी पॉइंट मिल जाएगा आपको। तो 2 3 दफ़ा जब आप लाइन लगाएंगे तो एक ही पॉइंट में से गुजरेगी लाइन, ठीक है, तो फिर वो हमें पता चल जाएगा। बस ये प्रोसेस है। द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द पॉइंट वेयर 2 सच लाइंस, इस तरह की जो 2 लाइनें हम लगाएंगे, क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करें, जैसे कि शक्ल में दिखाया हुआ है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन एग्जिस्ट
इनसाइड अ बॉडी और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ऐसा भी हो सकता है। बाज बॉडीज की शक्ल इस तरह की होती है कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस बॉडी से बाहर होता है। जैसे ये नीचे उसने प्याला बनाया हुआ है, अब ये जो प्याला है, ये प्याले की शक्ल इस तरह की है, ऐसे बाउल होता है ये, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब अब बाउल तो नहीं है मेरे पास सामने, तो अगर ये मेरे हाथ को अगर आप बाउल समझे तो ऐसे करके बाउल होगा, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना यहाँ पे इस जगह पे करके होगा, दरमियान में। एक्चुअल बॉडी जो है वो नीचे है, ठीक है, लेकिन वो इसका जो है वो यहाँ पे करके होगा, इस जगह पे। तो वो जाहिर है कि उसके आउटसाइड द बॉडी हो सकता है, ये जैसे उसने ये शक्ल में भी बनाने की कोशिश की हुई है। और ये जो सवाल है ना, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फाइंडिंग प्लेन लेमिना का, ये ज़रूर आता है, इसको ज़रूर आप इसको तैयार करें, बहुत मशहूर सवाल है। तो इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर इसको याद कर लेना है, किस तरह से ये काम होता है, ये पेपर में आ सकता है। अब आगे चलेंगे सेंटर ऑफ मास पे। वो था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ मास है। तो ऑलमोस्ट ये एक ही चीज़ है। यहाँ पे क्या होगा कि एक ऐसा सिंगल पॉइंट हम फाइंड करेंगे जहाँ पे उसका सारे का सारा मास लगता हुआ फील हो रहा होगा, ठीक है। और मास की जब बात आती है, तो मास की जब बात आएगी ना, तो वहाँ पे वो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो आ जाता है, क्योंकि मास आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन तभी आता है जब फोर्स आती है। तो F = ma, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो उसमें साथ आ जाता है। तो ये यहाँ देखें, इसी तरह से उसने इसको एक्सप्लेन किया है। सो कहते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू सिंगल पार्टिकल्स और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब एक बॉडी है ना, तो जैसे पीछे पड़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी, कि हर बॉडी जो है वो लाखों करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। तो हर पार्टिकल के ऊपर भी कहता है कि ये जो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, एक एक सिंगल पार्टिकल पे भी अप्लाई होता है, और पूरी बॉडी के ऊपर भी लगा सकते हैं आप इसको। इवन व्हेन द पार्ट ऑफ अ सिस्टम हैज डिफरेंट वेलोसिटीज, कहते हैं ऐसे भी हो सकता है कि जो पूरा एक सिस्टम है आपके पास, जो भी चीज़ जा रही है, जैसे ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन के अंदर ट्रेन की अपनी वेलोसिटी कुछ और है, ट्रेन के अंदर वाले पैसेंजर की वेलोसिटी कुछ और है, मतलब एक एग्जांपल बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो डिफरेंट वेलोसिटीज़ हों पूरे एक सिस्टम की, ठीक है। सिस्टम जो है वो जाहिर है किसको कहते हैं, सिस्टम की भी पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि सिस्टम क्या होता है, कि एक ऐसी चीज़ें होती हैं, कलेक्शन ऑफ थिंग्स होती हैं जिन पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, तो उन चीज़ों को हम कहते हैं ये एक सिस्टम डेवलप कर रही है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम की डेफिनेशन हम दे सकते हैं। तो कहते हैं एक पूरा सिस्टम है आपके पास, और उस सिस्टम की जितने भी 2 3 4 चीज़ें हैं, सब की वेलोसिटीज अगर डिफरेंट भी हों, तो फिर भी उनके ऊपर हम ये लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये वो कह रहा है, देयर इज स्टिल वन पॉइंट। तो कहता है डिफरेंट वेलोसिटीज भी अगर हों, तो देयर इज स्टिल वन पॉइंट, तो एक नुक्ता, एक पॉइंट ऐसा होगा इन द सिस्टम, पूरे सिस्टम के अंदर, वेयर एक्सेलरेशन कुड बी फाउंड, जहाँ के उस पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर हम फाइंड करें बाय अप्लाइंग सेकेंड लॉ, तो वो हमें मिल जाता है, और पूरे सिस्टम का एक ही पॉइंट जो है वो हो सकता है, सिंगल पॉइंट, रिजल्टेंट पॉइंट ऐसे कह सकते हैं। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब सेंटर ऑफ मास के लिए देखिए, वो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि एक ऐसा सिंगल पॉइंट होगा जहां पे उसका पूरा बॉडी का मास इफेक्ट होता हुआ फील हो रहा होगा, और वो सिंगल पॉइंट तमाम पूरे सिस्टम के जो एक्सेलरेशंस हैं उनको भी शो भी करवा सकता होगा। तो डेफिनेटली उसको सेंटर ऑफ मास कह सकेंगे। तो बहरहाल ये नीचे उसने डेफिनेशन अब बनाई है पहले एक्सप्लेन करके, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज दैट पॉइंट, कहते हैं ये वो नुक्ता होगा वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, पूरा बॉडी का जो मास है पूरे का पूरा, इज अज्यूम्ड, हम सपोज करेंगे, इज टू बी कंसंट्रेटेड, के वहां पे लग रहा है। एक्चुअल तो नहीं होता, एक्चुअल तो डिफरेंट जगहों पे होता है ना, लेकिन हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि सारे का सारा मास वहां पे फील हो रहा है। और मज़े की बात यह है कि जहाँ हम ज़मीन के ऊपर ये बैठे हुए हैं, और हमारे यहाँ जो ग्रेविटी है, क्योंकि हम बहुत ऊंचा चले जाएं ना, तो फिर ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है, वरना ज़मीन की सतह के ऊपर जो है हम जहाँ मर्जी चले जाएं, सेंटर, ज़मीन के सेंटर से हमारा डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो ग्रेविटी ऑलमोस्ट सेम है। तो जब ग्रेविटी ऑलमोस्ट सेम है ना, तो फिर इसके लिए कंडीशन ये होती है कि आपका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो एक ही हो जाते हैं, ठीक है। आप बहुत दूर चले जाएं तो फिर वो फ़र्क पड़ता है, वरना ये है कि ज़मीन की सतह के ऊपर हैं तो दोनों सेम होते हैं, ये आगे वो बता देगा। हैंस द सेंटर ऑफ मास बिहेव, सेंटर ऑफ मास जो है वो बिहेव करता है एज इफ ऑल द मास ऑफ द बॉडी और द सिस्टम इज लाइंग एट दैट पॉइंट, ठीक है। वो ऐसे बिहेव करता है वो नुक्ता कि जैसे सारा मास जो है वो उसी के ऊपर लग रहा है।
इन द फिगर, अब ये जो नीचे फिगर दी हुई है यहाँ पे उसने क्या बनाया, एक रेंच जो है उसको ना एक फर्श के ऊपर घुमा के फेंका है। दो चीजें हो रही हैं, एक तो वो आगे को भी जा रहा है, ठीक है, स्लाइड करता हुआ जा रहा है, और दूसरा साथ साथ गोल चक्कर भी लगा रहा है, रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। इसकी वो एग्जांपल ले रहा है। सो देखें, कह रहा है इन द फिगर गिवन बिलो अ रोटेटिंग रेंच, एक रेंच है, जाहिर है रेंच जिससे हम वो नट वगैरह खोलते हैं, तो वो रोटेट भी कर रहा है, स्लाइड्स अलोंग अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर, एक फ्लोर है जो फ्रिक्शनलेस है और उसके ऊपर जो है वो स्लाइड करता हुआ जा रहा है। देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द रेंच, कहता अब इसके ऊपर अलहदा से कोई बाहर से कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, क्योंकि अब वो जा रहा है ना, तो रिजल्टेंट कब अगेन वही मतलब है कि बाहर से कोई और एक्स्ट्रा फोर्स उस पर नहीं लग रही। देयरफॉर इट्स सेंटर ऑफ मास शोन बाय अ येलो डॉट, जैसे यहाँ पे ये येलो डॉट से बताया हुआ है, शुड बी फॉलोज अ लीनियर पाथ, वो एक लीनियर पाथ है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ, ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है। और ये देखें साथ रोटेट हो रहा है, उसकी रोटेशन जाहिर है साथ हमने दिखाई हुई है, पहले देखें वो ऐसे है, फिर वो थोड़ा इधर को हो गया, क्योंकि ऐसे ऐसे वो घूम रहा है ना साथ साथ, तो फिर इधर को हुआ, फिर इधर को, ठीक है, वो ऐसे करके वो उसकी जो घूमने का है पूरा इफेक्ट उसने दिखाया हुआ है, ठीक है, इधर को हो गया, फिर ऊपर को होएगा, ऐसे ऐसे एंड सो ऑन, तो घूम जा रहा है, लेकिन वो एक सिंगल पॉइंट जो है ना, एक ऐसा नुकता होगा जो हमें फील हो रहा होगा कि ये घूम नहीं रहा, वो वहीं का वहीं है, वहीं का वहीं है, तो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन बन रही है, वो पॉइंट वहीं का वहीं है, तो वो पॉइंट जो होगा उसको हम कहेंगे ये उसका सेंटर ऑफ मास है। बाकी वो जगह जगह चेंज कर रही है ना जगह, इसका ये जो दुम है वो यहाँ पे है, ये अब यहाँ पे आ गई है, इधर आ गई है, फिर ये देखें ऊपर चली गई है, तो बाकी पार्ट्स जो है वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन वो जो मिडल पार्ट है उसका, ये जो जहाँ पे हमने ये येलो डॉट लगाया हुआ है वो वहीं का वहीं है, और हर दफ़ा वहीं का वहीं रहेगा, चाहे वो रोटेट होते होते जहाँ मर्जी चला जाए, इधर हो इधर हो इधर हो, ऐसे गोल गोल जहाँ मर्जी हो, लेकिन वो पॉइंट वहीं का वहीं है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये उसका जो है वो सेंटर ऑफ मास है। और यही बात जो मैंने आगे बताई आपको कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन की सतह के ऊपर, वेयर जी इज़ ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, जी जो है वो जो 10 वैल्यू हम लेते हैं या 9.8, वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, एक जैसी ही रहती है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कोइंसाइड मतलब एक जैसा ही हो जाता है विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सी और सेंटर ऑफ मास जो है दोनों सेम हो जाएंगे। ओके जी, तो नया टॉपिक आ गया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहते हैं उर्दू में तवाज़न, मतवाज़न होना, ठीक है। तो तवाज़न क्या है? तवाज़न देखें आम जिंदगी में भी यही है कि आप बैलेंस्ड लाइफ गुजारते हैं, ना किसी शिद्दत नहीं इख्तियार करते किसी चीज़ के अंदर, एक्सट्रीम्स पे नहीं जाते, दरमियान में रहते हैं, अपने आप को बैलेंस करके रखते हैं। जैसे वो रोप के ऊपर कोई बंदा चल रहा हो तो उसने साथ स्टिक पकड़ी होती है और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, तो बैलेंस वही बेसिक बैलेंस है, लेकिन ज़ाहिर है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। कहता है वी हैव लर्न हाउ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन कैन बी काज्ड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कहता है जब हम फोर्स लगाते हैं तो ज़ाहिर है उससे मोशन आप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, और वो ज़ाहिर है डिफरेंट तरह की होती है। ट्रांसलेटरी वही थी स्ट्रेट लाइन मोशन जो है, जो हमने आई थिंक चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी है, और रोटेशनल जो घूमने वाली है, टॉर्क जैसे हमने अभी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो मोशन ज़ाहिर है किसी भी तरह की हो सकती है, स्ट्रेट लाइन में भी, घूमने वाली भी हो सकती है। नाउ वी शैल सी हाउ एक्सटर्नल फोर्स कैन बी बैलेंस्ड। अब कहता है ये जो बाहर से फोर्स लग रही है तो कैसे इसको बैलेंस किया जाए टू प्रोड्यूस नो ट्रांसलेटरी या रोटेशनल इफेक्ट। यानी कि बाहर से जो फोर्सेस लग रही हैं बॉडी के ऊपर, वो इस तरह से अगर लग रही हों कि ना ही उसकी वजह से वो जो स्ट्रेट लाइन मोशन है ट्रांसलेटरी वो बने, और ना ही रोटेशनल मोशन बने, यानी ना ही उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो। तो कहते हैं ऐसा अगर हम ये कर लें तो वही तवाज़न है, वही इक्विलिब्रियम है, वो हम करेंगे और उसकी डेफिनेशन बनाएंगे। कहते हैं वी नो दैट इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस, कहते हैं हमें पता है कि अगर चंद ताकतें फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे लग रही हों, सच दैट देयर रिजल्टेंट इज जीरो, यानी 4-5 फोर्सेस अगर एक बॉडी पे लग रही हैं लेकिन उनका जो सम है, टोटल है, वो जीरो हो जाता है, द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, तो बॉडी रेस्ट पे होता है। क्योंकि ये हमने फर्स्ट लॉ के अंदर पढ़ा था, क्योंकि एक बॉडी के ऊपर 5, 6, 7 जितनी मर्जी फोर्सेस लगाएं, लेकिन सब को अगर आप ऐड करते हैं और वो जीरो हो जाता है, क्योंकि एक अगर +10 की न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं और एक -10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, तो +10 और -10 वो तो कैंसिल हो जाएगी, तो कैंसिल होकर रिजल्टेंट जीरो। तो जब रिजल्टेंट जीरो है तो अल्टीमेट यही हुआ कि उस पर फोर्स ही कोई नहीं लगी, तो जब फोर्स ही नहीं लगी तो वो चीज़ वहीं की वहीं रहेगी।
ठीक है। तो फिर कहता है कि इस तरह से 5-6 जितनी भी फोर्सेस हैं उनका अगर रिजल्टेंट जीरो होता है तो बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, यहाँ वो रेस्ट में होगी, और यहाँ अगर उसकी मोशन चल रही है तो फिर उसकी जो मोशन है वो कंटिन्यू रहती है। वो हमने अगेन उन लॉज ऑफ जो मोशन थे उसमें हमने पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके अंदर ये सारी चीज़ें थी। सो कहता है दिस स्टेट, कहता है ये जो हालत है ऑफ द बॉडी की ये जो हालत है इज नोन एज इक्विलिब्रियम, इसी को हम इक्विलिब्रियम कहेंगे, विच कैन बी स्टेटेड एज, अब ये इसकी डेफिनेशन है जिसको हमें याद करना है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, एक बॉडी को हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में होगा इफ इट हैज नो एक्सेलरेशन, ये असल काम कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन देखें क्या था कि किसी भी बॉडी को वो मूव करवाता है, किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है जो भी, उसको यहाँ वो तेज करता है या कम करता है। एक्सेलरेट करने का मतलब यही होता है कि उसकी जो ओरिजिनल हालत है उसको वो चेंज कर देता है। अब एक बॉडी रुकी हुई है तो वेलोसिटी जीरो है, लेकिन जब उसको आप एक्सेलरेट करेंगे, उसको मूव करवा देंगे तो उसकी वेलोसिटी बन जाएगी, तो वो एक्सेलरेट हो गई। ठीक है, 0 वेलोसिटी से 10 वेलोसिटी पे जाना ये एक्सेलरेशन ही हुआ ना, एक्सेलरेशन उसको लेके गया। और अगर 20 वेलोसिटी थी और बाद में 30 हो गई है तो क्या हुआ, एक्सेलरेट किया आपने उसको। तो एक्सेलरेशन जो है मेन चीज़ है जो उसको चेंज कर रही है। तो डेफिनेशन में फिर हम यही वर्ड यूज करेंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट हैज नो एक्सेलरेशन। तो ये हम याद कर लेंगे। आगे भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ज़ाहिर पूछ सकते हैं भाई कितनी तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, हम कहें भाई 2 तरह के होते हैं। और कौन कौन से हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक। और ये भी स्टैटिक वही है कि जो बॉडी रुकी हुई होती है, डायनामिक वो होगा जहाँ पे बॉडी चल रही होगी। तो ये साथ साथ उसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी। अब बॉडी एट रेस्ट, एक बॉडी जो रेस्ट में है, रुकी हुई है, इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो स्टैटिक में है, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगी। वेयर एज अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एक बॉडी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, एक ही स्पीड से जा रही है, तो उसको हम कहते हैं कि वो किस में है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो ये सारा याद करने वाला मटेरियल है इधर से लेके यहाँ तक। अब आगे साथ एग्जांपल्स देगा। एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज अ बुक लाइंग, ये अगेन बड़ी बेसिक सी वो एग्जांपल है कि किताब जो है किसी मेज़ के ऊपर पड़ी हुई है, तो ये उसकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बेस्ट एग्जांपल है, और इसी को वो साथ एक्सप्लेन करेगा। ये अब ऐसे भी लॉन्ग सवाल भी तो बन सकता है ना कि भाई स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है और उसको ज़रा एक्सप्लेन करें। तो एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वाली जो एग्जांपल है जो बार बार आती है, ठीक है, ये हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर भी यही एग्जांपल हमने एक्सप्लेन की थी, वही आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज अ बुक लाइंग ऑन द टेबल एज शोन इन द फिगर, ओनली 2 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट, 2 फोर्सेज पे लग रही होती हैं। वन इज इट्स वेट, एक जो है उसकी वेट है, जो वजन है जो नीचे ज़मीन की तरफ लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, W इज इक्वल टू mg, एक्टिंग डाउनवर्ड, नीचे को लग रही है। एंड द अदर इज Fn, जो उसका रिएक्शन होता है टेबल का, वो ऊपर की तरफ लग रहा है। ये एक्शन रिएक्शन हमने बड़ी तफसील से पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। दैट द टेबल एक्सर्ट, जो टेबल एक्सर्ट करता है ऊपर की तरफ, अपवर्ड ऑन द बुक। सिंस द बुक इज एट रेस्ट, चूंकि बुक जो है वो रुकी हुई है, देयरफॉर द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0, क्योंकि ज़ाहिर है वो रुकी हुई है ना, आपको नजर आ रहा है कि वो हिल नहीं रही। तो जब रुकी हुई है तो इसका मतलब कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनका जो सम है वो 0 होना चाहिए। W का और Fn का सम दोनों को इकट्ठा करें, आंसर शुड बी 0, देयरफॉर द सम ऑफ, ये हो गया। सो दैट द बुक इज सेड टू बी, हेंस Fn माइनस W। अब देखें माइनस क्यों लगाया है, माइनस इसलिए लगाया है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक की डायरेक्शन W जो है वो नीचे की तरफ है, दूसरे की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो एक दूसरे के अपोजिट हुई ना, तो किसी एक को आपने माइनस कह लेना। आप Fn को माइनस कह लें या W को माइनस कह लें, जिसको मर्जी। तो Fn माइनस W, बेसिकली हम प्लस करा रहे होते हैं। ये मैथ के अंदर भी बच्चों को मैं बताता हूँ कि देखें ना, अगर Fn के साथ अगर माइनस है, ठीक है, ये Fn माइनस की है लेट्स सपोज, और जो आपका W है वो प्लस का है, ठीक है, ऐसे, और हमें कहा जाए भी दोनों को प्लस करवाएं, तो प्लस कराने का मतलब ये होता है कि जो उनके ओरिजिनल साइंस हैं उन्हीं को लेके आपने लिख लेना होता है, ठीक है ना। प्लस का 8 लिखा हो और माइनस का 7 लिखा हो और इनको आपने इकट्ठा करना है, ऐड करना है, तो ऐड करते हुए यही साइन लेते हैं, +8 - 7। ये नहीं करना कि आप जी चूंकि प्लस करने लगे हैं तो माइनस नहीं लेना चाहिए, मतलब ये लॉजिक। तो बहरहाल Fn माइनस W इज इक्वल टू 0, और चूंकि W माइनस का है इसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो Fn शुड बी इक्वल टू W, यानी अगेन कि दोनों जो फोर्सेस हैं उनको एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। बराबर होंगी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, तो ये बराबर यहाँ तक।
ठीक है, तो ये स्टैटिक की डेफिनेशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, और यहाँ तक उसकी एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह से ये आ जाता है। सो दिस मीन्स दैट फोर्स कैन एक्ट ऑन अ बॉडी विदाउट एक्सीलरेटिंग इट। कहते हैं इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी पे जब आप फोर्स लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर लें, ठीक है, उसके बगैर भी हो सकता है, प्रोवाइडेड दीज फोर्सेज बैलेंस ईच अदर। अगर वो फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं जैसे यहाँ कर रही हैं तो फिर ज़ाहिर है उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। एंड और एग्जाम्पलें, ठीक है, दे रहा है। एक तो एग्जांपल ये इसकी होगी ना बुक की, तो और भी एग्जांपल्स हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो हालत सुकून में पड़ी हुई है तो उसकी एग्जांपल हो सकती है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैंगिंग फ्रॉम अ सीलिंग, छत के साथ आपने बल्ब लटकाया हुआ है नीचे की तरफ, ठीक है, तो वो भी हैंगिंग है, रुका हुआ है, तो उस पर भी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस बराबर होती हैं, तो वो भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अ मैन होल्डिंग अ बॉक्स, हमने रुके खड़े हुए हैं और हमने कोई बक्सा पकड़ा हुआ है तो उसको भी हमने बैलेंस किया हुआ है ना, तो वही का वही है, वो भी स्टैटिक है, ठीक है। अ बीम हेल्ड हॉरिजेंटल अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है, वॉल के साथ हमने कोई बीम लगाया हुआ है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ अ रोप एंड हैंगिंग वेट एंड सो ऑन। एग्जांपल्स काफ़ी सारी हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल वही है बुक वाली, वही आप कोट करें हर जगह आपके ऊपर। अगर एक्स्ट्रा एग्जांपलें पूछता है तो फिर आप ज़ाहिर है इनको दे सकते हैं। अब ये जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है उसकी एग्जांपल, अब अगेन सवाल बन सकता है भाई डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, और उसकी जो उसको एक्सप्लेनेशन जो है वो आप दें हमें, इसकी एग्जांपल दें हमें। तो उसके लिए आप ये एग्जांपल पैराट्रूपर जो है, ये भी एग्जांपल पीछे आई थी, तो कहता है गुड एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अ पैराट्रूपर। पैराट्रूपर वही है जो छलांग मारता है जहाज से पैराशूट बांध के, और जब पैराशूट खोल देता है तो खोलने के बाद वो एक जैसी स्पीड के साथ नीचे आता है, तो वो स्पीड चूंकि मेंटेन रख लेता है, एक जैसी यूनिफॉर्म हो जाती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया, ठीक है। तो यहाँ इन अ फ्यू सेकंड आफ्टर द फ्री फॉल, जब वो ज़ाहिर नीचे गिरता है तो कुछ सेकंड के बाद वो क्या होता है, द पैराशूट ओपन हो जाता है, एंड द लिटिल लेटर, और थोड़ी देर के बाद द पैराट्रूपर स्टार्ट डिसेंडिंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिसेंड होता है नीचे की तरफ आना, और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक जैसी स्पीड के साथ वो नीचे आएगा। इन दिस स्टेट, इस हालत में द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अब देखें वो क्यों हो रहा होता है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये पीछे भी हमने एक सवाल के अंदर किया हुआ है कि जो ग्रेविटी की फोर्स जो उसको लग रही है और वो नीचे की तरफ ला रही है, वो बैलेंस हो जाती है हवा की रेजिस्टेंस के साथ, क्योंकि हवा उसके ये जो ऊपर छतड़ी सी है उसके अंदर घुस जाती है और वो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो वो रेजिस्टेंस और ग्रेविटी दोनों बैलेंस हो जाते हैं, और बैलेंस होकर फिर वो एक जैसी स्पीड के साथ नीचे आ जाता है। तो ये आपने यहाँ तक इसको भी तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब समझ लें कि रूल्स हैं उसके, कि भाई ये चीज़ें हो रही हों तो फिर जाहिर है कि इक्विलिब्रियम होता है। तो उसके लिए ये दो कंडीशंस हैं, उसको जरा हम पढ़ेंगे। कहते हैं देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है वो हमने देखना है। कहता है बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, इफ द बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, अगर वो ज़ाहिर मूव कर रहा है या रुका हुआ है तो उसमें वो इक्विलिब्रियम में है, तो फिर क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। पीछे हमने डेफिनेशन यही पढ़ी कि एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर द नेट फोर्स F शुड बी जीरो। जाहिर है कि इसका मतलब यह है कि जो फोर्स लग रही है उसका जो नेट है वो टोटल है वो जीरो होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में अभी हमने पीछे यही पढ़ा ना कि टोटल फोर्स जितनी लग रही है नेट फोर्स उसको जीरो होना चाहिए, तो यही हम फर्स्ट कंडीशन बना लेंगे। तो पहली कंडीशन ये है कि सम ऑफ F, ये जो हम बनाते हैं ना इस तरह से ऐसे करके, ये असल में ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड जो है ये यूज़ किया जाता है, ये बेसिकली सिग्मा है, और इसको हम कहते हैं सम्मेशन। सम्मेशन यानी सम करना, चीज़ों को ऐड करना, इकट्ठा करना। तो यहाँ पे जितनी भी फोर्सेस लग रही होंगी उनका सम शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपने याद करना या लिखना स्टार्ट करना है कि जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, सम F इज इक्वल टू जीरो, और कहता है दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म, और ज़ाहिर मैथ की शक्ल में लिख रहे हैं ना, सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विच स्टेट दैट। और जाहिर है कि फर्स्ट कंडीशन की जो डेफिनेशन है फिर हम इस तरह से बना लेंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। एक बॉडी, अब देखना ट्रांसलेटरी हम क्यों कह रहे हैं बार बार, ट्रांसलेटरी ये कि या तो वो उसने मूव कर रहा होना है या उसने रुके हुए होना है, और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तभी होता है जब उसकी सम ऑफ फोर्सेस जीरो होगी और एक्सेलरेशन जीरो होगा। ट्रांसलेटरी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है, तो इसलिए वो साथ इक्विलिब्रियम के ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम हम कह रहे होते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ओनली इफ, अब यहां से मेन समझने वाली, ओनली इफ द वेक्टर सम
वेक्टर सम मतलब सबको टोटल करना, वेक्टर्स बना के टोटल कर लेना, और फोर्स का वेक्टर बनाना हमने सीखा हुआ है। तो इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, जितनी भी बाहर से फोर्सेस लग रही हैं उनका जो सम है एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू जीरो, उसको जीरो होना चाहिए। तो वही जो सम एफ इज इक्वल टू जीरो है उसको हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में, डेफिनेशन की फॉर्म में लिख देना है। तो ये हमारा फर्स्ट जो कंडीशन है ये हो जाएगी, इसको याद करना है। अब ये जो कंडीशन है ना, इसको फिर वो मैथमेटिकली थोड़ा एक और एक्सपैंड करता है। जैसे हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स किया था कि तो उसका एक्स कंपोनेंट बनाया था, वाई कंपोनेंट बनाया था, तो चूंकि सारी फोर्सेस जीरो होनी है तो इसका मतलब उसका एक्स कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए, वाई कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए, ये वो आगे बताएगा। इन केस ऑफ अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज, अब वो एग्जांपल दे रहा है कि हमारे पास F1, F2, F3 एंड सो ऑन काफ़ी सारी फोर्सेज अगर हैं हैविंग देयर रिजल्टेंट इक्वल टू F, और उन सारों का टोटल जो है वो ये F बनता है, ठीक है ना, जितनी भी हैं 1 2 3 4 सब गिन लें और वो टोटल F के बराबर 100 या 200 जितनी भी हो जाती है फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दीज कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है ना, उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना सकते हैं। एंड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विवेलेंट कैन बी देन री रिटन, तो फिर ये जो पहली कंडीशन है उसको दोबारा हम लिख सकते हैं एज अलोंग एक्स डायरेक्शन अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है ना, x की तरफ भी डायरेक्शन का आएगा और y की तरफ भी आएगा। तो देखें हम लिख रहे हैं F1x, F2x, F3x एंड सो ऑन, ठीक है ना। F1 फोर्स होगी ना तो उसका जो x कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, F1 उसके साथ x लिख दें। F2 जो सेकंड फोर्स है उसका जो x कंपोनेंट है उसके साथ x लिख दें, F2x, F3x एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो सारा और सारा का सारा सम जो है अगेन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो बराबर के उस तरफ हमने जीरो लिख देना है। और ये जो सारे हैं ये जो कि सम हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो सारी चीज़ों का जो सम दिखाना हो मैथ के अंदर तो हाल ही हम ये सिंबल लगा देते हैं। तो ये सिंबल लगाएंगे सिग्मा सम एफ एक्स और हाली एक्स लिख देंगे एफ के साथ कि भाई उसके सारे एक्स वाले कंपोनेंट है। तो सम एफ एक्स जो है यहाँ एक्स असल में ऐसे करके ना सही नजर नहीं आ रहा होगा, बुक में जाहिर है सही लिखा होगा, सम एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये पहला एक काम। और इसी तरह से सिमिलरली अलोंग वाई डायरेक्शन F1y, F2y, F3y सॉरी यहाँ पे 3y होना चाहिए, तो वो सारे का सारा इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब समेशन Fy जो है इज इक्वल टू जीरो। तो ये दो कंडीशन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x कंपोनेंट भी जीरो हो गया, y कंपोनेंट भी जीरो हो गया। सो दस अब ये कहते हैं ये जो फर्स्ट कंडीशन हमने ऊपर डेफिनेशन बनाई थी ये वाली, आप उसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन तो कोई एक ही देनी है आपने पेपर में, तो लेकिन क्या है, द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेज अलोंग x एक्सिस शुड बी जीरो एंड द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेज अलोंग y एक्सिस शुड बी जीरो, ठीक है। तो इस तरह से करके भी हम मैथमेटिकल फॉर्म के जरिए से डेफिनेशन बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गई कि जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम जीरो होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। अब सेकंड कंडीशन में आएंगे। अब सेकंड कंडीशन वो इसलिए बनाई जाती है कि बाज़ औक़ात फोर्सेस का सम जीरो हो जाता है लेकिन फिर भी वो चीज़ हालत सुकून में नहीं होती, फिर भी वो जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होती। तो फोर्सेस के टोटल सम के जीरो होने के बावजूद भी चीज़ जो है वो घूम जाती है। तो उसकी रीज़न ये है कि वो डिफरेंट जगहों पे लग रही होती है। अभी हम ज़रा देखते हैं तफसीलन, पता चल जाता है कि इसमें क्या बला है, क्या होता है इसमें। द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज टू द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे रोटेशनल है, घूमने की जो इफेक्ट है, टॉर्क जो हमने टॉर्क पढ़ा था, विच मीन्स दैट क्या होना चाहिए, द बॉडी शुड नॉट रोटेट, बॉडी को रोटेट भी नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसको फिर रोटेट भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमें साथ बताना पड़ेगा अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स, ज़ाहिर फोर्स लगने के बाद, फोर्स लगा रहे हैं लेकिन उसके लगाने के बाद भी वो चीज़ घूम नहीं रही, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ अब वो इक्विलिब्रियम में है। कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ अ रिजिड बॉडी, ये उसने देखे नीचे एग्जाम्पल दी हुई है। अब देखें ये जो बॉडी है ये वाली, यहाँ पे फोर्सेज ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे दो फोर्सेज लग रही हैं। F2 जो फोर्स है देखें उसकी डायरेक्शन इधर को है, ये जो F1 है उसकी डायरेक्शन इधर को है, और आपको नजर आ रहा है कि ये एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एग्जैक्टली अपोजिट। और एग्जैक्टली अपोजिट तब होती हैं जब इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम होती है। ये देखें स्ट्रेट लाइन है इनकी, उसी एक ही लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर F2 भी लग रही है और F1 भी लग रही है। तो जब लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है तो फिर ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो जब कैंसिल कर देंगी तो फिर इनकी जो रोटेशन है वो नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर यही दो फोर्सेज अगर हम यहाँ पे ले आए बी वाले पार्ट के अंदर, तो यहाँ पे देखें क्या हो रहा है कि उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है वो डिफरेंट है। क्योंकि देखें F2 फोर्स किधर को लग रही है, ये वाली इधर को, तो फिर इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ये होगी,
ये लाइन ऑफ एक्शन है इस फोर्स की, और ये जो F1 है वो यहाँ A पॉइंट पे लग रही है इस डायरेक्शन में, तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो इधर है, ठीक है। तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट हो गई, चाहे वो सेंटर के से उतने ही डिस्टेंस पे है, लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो गई है, उनकी डायरेक्शंस डिफरेंट हो गई हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो गई हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस कपल बना लेंगी, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगी और वो रोटेट हो जाएगा। जैसे स्टीयरिंग में हम करते हैं, स्टीयरिंग पकड़ा होता है, ये ऊपर को फोर्स लग रही है, ये नीचे को लग रही है, तो जाहिर है कि वो फिर उसको रोटेट जो है वो करवा देती हैं। तो फिर ए वाले पार्ट में रोटेशन कोई नहीं हो रही होगी, उसका रोटेशनल इफेक्ट जीरो होगा, बी वाले पार्ट में रोटेशन हो रही होती है, ये वो बात बताएगा। कंसिडर द एग्जांपल ऑफ अ रिजिड बॉडी इन फिगर, टू फोर्सेस F1 एंड F2 ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग, इक्वल मैग्नीट्यूड है, मिकदार बराबर है उनकी। इन केस ए, ये वाला जो केस है, बोथ द फोर्स एक्ट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन उनका सेम है। इन केस बी, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस आर डिफरेंट, वो मैंने बता दिया कि वो डिफरेंट है लाइन ऑफ एक्शन। सिंस मैग्नीट्यूड्स ऑफ F1 एंड F2 आर इक्वल, जाहिर है दोनों का फोर्सेस जो है वो इक्वल है, 10-10 न्यूटन की हैं दोनों, ठीक है, एग्जांपल है। सो द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, तो उनका रिजल्टेंट जो है टोटल सम जीरो है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट लग रही है इन बोथ द केसेस। अब वही बात अब से देखें ना, पहली कंडीशन फेल हो जाती है कि दोनों केसेस में फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक +10 है एक -10 है, तो ए पार्ट में भी वो कैंसिल हो रही हैं, बी पार्ट में भी कैंसिल हो रही हैं, लेकिन बी पार्ट में रोटेशन आ रही है, तो वो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा उसका, ठीक है। बट यू कैन ऑब्जर्व दैट इन केस बी द फोर्सेस आर फॉर्मिंग अ कपल, वहां पे वो कपल बना रही हैं, विच कैन अप्लाई टार्क, जाहिर है वहां पे टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, टू रोटेट द बॉडी अबाउट द पॉइंट ओ, पॉइंट ओ के इर्द गिर्द जो है रोटेशन शुरू हो जाएगी। देयरफॉर फॉर अ बॉडी टू बी कंप्लीटली इन इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पे समझने वाली बात कि अगर एक बॉडी ने मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में, तवाज़न में आना है, आ सेकंड कंडीशन इज आल्सो रिक्वायर्ड, तो हमें एक और कंडीशन साथ लगानी पड़ेगी, दैट इज, और वो क्या है, यहाँ से हम इसको याद करना शुरू कर लेना है, नो नेट टार्क। अब जैसे हम कहते हैं नो नेट फोर्स अप्लाइज, ठीक है, नेट फोर्स जीरो हो जाए तो हम यहाँ कहेंगे नेट टार्क भी जीरो हो जाए। सो नो नेट टार्क शुड बी एक्टिंग, दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हिच कैन बी स्टेटेड एज, तो ये डेफिनेशन हमें याद करनी है लाजमी, येलो वाली। द वेक्टर सम, वहां पे भी वेक्टर सम ही कहा था, जैसे फोर्स के वेक्टर सम होते हैं। द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टार्क्स, जितने भी टार्क बन रहे हैं उनका जो सम है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी जीरो, उसको जीरो होना चाहिए। और मैथमेटिकली वही कि सम टार्क को टा पड़ा था ना पीछे, ठीक है, सम टा इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब तीनों कंडीशंस अगर आप इकट्ठी कर दें तो समेशन fx को भी जीरो होना चाहिए, सम fy को भी जीरो होना चाहिए और सम टा को भी जीरो। x कंपोनेंट की फोर्सेस, y कंपोनेंट की फोर्सेस और जितना टोटल टार्क है वो सारे मिलके अगर जीरो होंगे, तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब 3 बना ली हमने, वैसे तो 2 ही कहेंगे क्योंकि पहली 2 को मिला के 1 बनती है ना, तो बार तीनों चीजें अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर हम कहते हैं कि हम इक्विलिब्रियम में हैं। अब आगे जो अगले पेज पे उसने ये बताया हुआ ना, सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कि हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाएं, न्यूमेरिकल्स आ जाएं, एग्जांपल्स, तो उनको कैसे हल करना है। अब ये आपके याद करने वाला या समझने वाला उस तरह से नहीं है, क्योंकि इसमें वो बातें उसने बताई हुई हैं जो एक्चुअल सवाल हल करते हुए आएंगी। तो वो जाहिर है जब मैं सवाल, एग्जाम्पल्स और ये न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ तो वो तो साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। तो ये कोई याद करने वाला या उस तरह का ये मटेरियल नहीं है, पढ़ना चाहें तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। एग्जाम्पल 4.5 ये भी अगेन वही बात है, बजाय अभी समझाने के न्यूमेरिकल्स के साथ रखूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी हम चीज़ों को समझ रहे हैं। हमारे जो लेक्चर्स होते हैं इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं कि ये चीज़ क्या है, कैसे है, और साथ साथ जो चीज़ याद करने वाली है उसको निशान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आगे चलते हैं। तो आगे है हमारे पास स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और मेरे ख्याल में टाइम काफ़ी हो गया है, तो अब अगले लेक्चर के अंदर हम इसी को स्टार्ट करेंगे, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को। ठीक है जी, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।